नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। अपन ने पर्यावरण की 3 इकाइयां पार कर ली है, चौथी इकाई आज शुरू करने जा रहे हैं। और अब इस गति को थोड़ी रफ्तार देनी पड़ेगी, धीमे चल रहे थे इतने दिन, अब थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इसमें। और आज अपन का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो है राष्ट्रीय प्रतीक। क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक। ये आगे अपन के इकाई नंबर 4 शुरुआत हो गई है। और बहुत जल्द साइंस की क्लास, साइंस वाले टॉपिक भी करवा देंगे और ये भी हो जाएगा। तो आज जो चैप्टर है वो अपन के है राष्ट्रीय प्रतीक। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। किनके? राष्ट्रीय प्रतीक के बाद। ठीक है, करें शुरू क्लास को बिना कोई वक्त गंवाए। देखो, राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? अपन के राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्र ध्वज हो गया, ये सारे क्या राष्ट्र प्रतीक में आ रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, ये क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक। अब देखो, सबसे पहले है राष्ट्रगान। सबसे पहले राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। कौन सा हो गया? जन गण मन। ये है ना राष्ट्रीय गान। राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। और आते ही खांसी। इसकी रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। हो गया राष्ट्रगान, जनगण मन, रचना रविंद्रनाथ टैगोर। किस भाषा में थी? बांग्ला। किस भाषा में लिखी इन्होंने? बांग्ला भाषा थी उसमें, यानी बंगाली भाषा में लिखी थी। किसको? बांग्ला भाषा में। मूल रूप से ये किस भाषा में होगी? बांग्ला। अगर पूछ ले कि राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया, तो वो है बांग्ला भाषा में। फिर हिंदी में इसका अनुवाद करके, किसने? हिंदी में करके भारतीय संविधान सभा ने इसको कब अंगीकृत किया, कब स्वीकार किया? तो वो है 24 जनवरी 1950 को। किसमें? हिंदी भाषा में। हिंदी संस्करण ही अपने राष्ट्रगान के रूप में क्या है? लिया गया। मूल रूप से तो ये बांग्ला भाषा में, यानी बंगाली में। और इसका हिंदी संस्करण जो है वो अपन के राष्ट्रगान के रूप में लिया गया। भारतीय संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। अब देखो, एक बात आती, सर्वप्रथम गाया गया। कब गाया गया? सर्वप्रथम ये जो है वो राष्ट्रगान कब गाया गया? तो वो है 27 दिसंबर 1911 को। कहां पर? कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया। कहां पर गाया गया? कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी थोड़ा ध्यान रख लो साथ साथ में। बिशन नारायण। हालांकि यहाँ ये आपके पर्यावरण से संबंधित नहीं है, फिर भी। अब अगर यहां पूछ लिया जाए सर्वप्रथम कब गाया गया, ये तो आ सकते सीधे सवाल, तो वो है 27 दिसंबर 1911 को। और गाने का समय क्या है? राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? तो वो है 52 सेकंड। कितने? 52 सेकंड। 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गाया जाता। कितना? 52 सेकंड। हो गया? आगे देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। किस शीर्षक से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया। मूल रूप से यह बांग्ला में लिखा था, फिर इसका हिंदी रूपांतरण करके संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। कब किया? 24 जनवरी 1950 को।
और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। और शीर्षक क्या दिया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या है? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखो राष्ट्रगान में कुल पंक्तियां कितनी है? अगर सीधी पूछ ले राष्ट्रगान में कुल पंक्तियां कितनी है, तो वो है 13। कितनी है? 13 पंक्तियां। कितनी हो गई? 13 पंक्तियां। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है। देखो 27 दिसंबर 1911 को इसे अपनाया गया। इसको 100 साल हो चुके हैं। कब? 27 दिसंबर 2011 को 100 साल पूरे हो चुके हैं। कितने? 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हो गया पहला राष्ट्रगान। पहली अपने के जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना अपन को राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। इसके बारे में ध्यान रख लेना पूरा। ठीक है, बड़े आगे लो स्क्रीनशॉट। आगे है राष्ट्रगीत। कौन सा है? राष्ट्र गीत। हाँ, राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। ये अपने राष्ट्र गीत कौन सा हो गया? वंदे मातरम। वंदे मातरम अपन का क्या है? राष्ट्रगीत। इसके रचयिता कौन है? तो वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन हो गए? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इन्होंने कब लिखा? ये 1876 में। वंदे मातरम कब लिखा था? 1876 में। 1876 ईस्वी में वंदे मातरम। और उस समय इसने इन्होंने मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा था, लेकिन वर्तमान में जो है वो संस्कृत में। किसमें? संस्कृत लैंग्वेज है उसमें वंदे मातरम है। किसमें है? संस्कृत में। हो गया? किसमें है? संस्कृत में। और ये वंदे मातरम है जो कहां से लिया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक ग्रंथ है आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ से ये लिया गया। किससे लिया गया? आनंद मठ से। और संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा ये अपनाया गया। ठीक है, इसका अगर पूछे अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वंदे मातरम है ना, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो वो है अरविंद घोष ने। किसने किया? अरविंद घोष ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। उर्दू में अनुवाद पूछे तो वो है आरिफ मोहम्मद। उर्दू में अनुवाद किसने किया? आरिफ मोहम्मद खान। किसने किया? आरिफ मोहम्मद खान। अब आगे बात है राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो वो है 1896। कब? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन। यहां पे भी कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। राष्ट्रगान को भी कोलकाता के, जो उस समय नाम कलकत्ता था अब कोलकाता है, कोलकाता के किस अधिवेशन में? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया। ठीक है, उनको 1911 में और इसको 1896 में। गायन का समय 1 मिनट और 5 सेकंड। 1 मिनट और 5 सेकंड यानी 65 सेकंड, या फिर सीधे लिखें 65 सेकंड। ठीक है, 65 सेकंड में गाया था। बाई चांस में 5 मिनट लिख दूं, कई परीक्षा में आ जाए 65 सेकंड आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए। हैं, लिखनी जरूरी है। क्या शर्त है? तो 1 मिनट 5 सेकंड ही बताए हो। ओके, हो गया। हाँ,
अब देखो राष्ट्रगीत की धुन किसने तैयार की? अगर राष्ट्रगीत की धुन पूछे तो वो किसने की? पंडित पन्नालाल घोष ने तैयार की। किसने की? पंडित पन्नालाल घोष ने राष्ट्रगीत की धुन तैयार की थी। ये है अपने राष्ट्रगीत। है कौन सा? वंदे मातरम। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये कहां से लिया? आनंद मठ से। ठीक है, संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ओके, 1 मिनट और 5 सेकंड में गाया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। बढ़े आगे। आगे राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज कौन सा है? तिरंगा। कौन सा है? तिरंगा। ये देखो तिरंगा है ना, राष्ट्रध्वज तिरंगा। तिरंगा तो सब जानते हो। राष्ट्रध्वज की परिकल्पना यानी राष्ट्रध्वज किसने तैयार किया? तो वो है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। किसने किया? पिंगली वेंकैया द्वारा ये तैयार किया गया राष्ट्रध्वज। ठीक है, राष्ट्रध्वज पिंगली वेंकैया की परिकल्पना। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया कब? 22 जुलाई को। 22 जुलाई 1947। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। ठीक है, हाँ। हाँ, आगे देखो राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये सवाल कई बार आ चुका। ये सवाल कई बार आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका। और सवाल आपके ऐसे ही आएंगे, सवाल आपके ऐसे ही आते हैं। तो कितना है? 3:2। कितना है? 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। अब राष्ट्रध्वज से संबंधित एक तदर्थ समिति गठित की थी। राष्ट्रध्वज पर तदर्थ समिति गठित की। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। हाँ, भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगा, ये तो पता ही है। इसमें 3 37 पट्टियां वाला झंडा। ये क्या है? 3 37 पट्टियों वाला। देखो सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद और हरा, ये 3 पट्टियों वाला क्या है? एक झंडा। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा है? केसरिया, फिर है सफेद और फिर है हरा। हो गया? हाँ, अब देखो 3 पट्टियां कौन कौन सी होगी, देख लेते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर हाँ, ऊपर कौन से है? सबसे ऊपर कौन सा है? केसरिया। कौन सा है? केसरिया। और नंबर 2 पे कौन सा है? बीच में यानी मध्य में कौन सा है? सफेद। सफेद रंग, जो कि शांति का प्रतीक है। और नीचे, सबसे नीचे जो कलर है वो है हरा, जो कि सुख समृद्धि का प्रतीक है। किसका है? सुख समृद्धि का प्रतीक। तो देख लो, सबसे ऊपर हो गया केसरिया, जो कि साहस का प्रतीक माना जाता है। बीच में सफेद, जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है। और नीचे है हरा रंग, जो किसका? सुख समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब देखो सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का, किस रंग के? नीले रंग का एक चक्र होता है। इस चक्र में कितनी? 24 तीलियां होती है। कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां। और चक्र कौन सा? ये वाला चक्र। कौन सा? ये वाला। ये नीले रंग का चक्र होता है, इसमें 24 तीलियां होती है। ठीक है, आगे देखो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दंडनीय अपराध है। किसके तहत? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत
राष्ट्रीय ध्वज का अपना अपमान अगर आप करोगे तो आपको दंड भी मिल सकता है। तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो गया यहां तक। चल हाँ, आगे है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। कौन सा? अशोक स्तंभ। ये कहां से लिया? अभी भी सारनाथ। कहां से? सारनाथ। सारनाथ के संग्रहालय में ये रखा हुआ। कहां पर? सारनाथ संग्रहालय। कहां से लिया? सारनाथ से। अशोक चिन्ह सारनाथ। ठीक है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया? तो वह 26 जनवरी 1950। दिख तो रहा है 26 जनवरी 1950। कलर ऐसा ही ले रखा है। 26 जनवरी 1950 को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, हाँ। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं। ये जो मूल स्तंभ है ये है अपन का अशोक चक्र। इसके जो मूल स्तंभ है इसमें 4 शीर्ष, 4 सिंह है, जिसमें अपन को 3 तो दिखाई दे रहे हैं, 3 तो दिखाई दे रहे हैं। एक है पीछे की साइड, एक है पीछे की साइड। कुल 4 सिंह हैं जो एक दूसरे से पीठ किए हुए है, यानी एक दूसरे से सटे हुए। ठीक है, कितने सिंह हैं? 4। 4 इसमें शेर। 3 तो अपन को सीधे सीधे दिखेंगे, एक नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ। अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ। ये देखो, ये क्या लिखा? सत्यमेव जयते। ये लिपि कौन सी? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। ठीक है, और ये जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ये मुंडकोपनिषद से लिया। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है। ठीक है, हाँ। स्तंभ के नीचे आकार में पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में घोड़ा, सांड व सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। ये देखो, इस साइड घोड़ा है, इस साइड सांड। ये इस जो अशोक स्तंभ है इसके नीचे जो चक्र दे रखा है, वल्लरी दे रखी है, उसमें ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चल हो गया? हो गया क्या? बढ़े आगे? ओके, हाँ। आगे राष्ट्रीय पक्षी। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर। और मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया? 26 जनवरी 1963 को। अपन को 1963 याद रखना ही है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया? 1963 को। कब किया? 1963 को। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टाटुस। पावोक्रिस्टेटस आ जाए, अगर क्रिस्टेटस भी आ जाए, क्या आ जाए? क्रिस्टेटस ये आ जाए तो भी सही। पावोक्रिस्टाटुस या क्रिस्टेटस, ये इसका मोर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, मोर फैंसियानिडाई परिवार का सदस्य है। कौन से परिवार का? फैंसियानिडाई। कौन सा? फैंसियानिडाई परिवार का सदस्य है। ये भी आता है, अभी हिरण का पूछा था। ठीक है, नीलगाय का पूछा, नीलगाय। तो इस प्रकार भी आ सकते हैं। ठीक है, बाकी मोर के बारे में आप जानते ही हो। ये देखो, ये यहां पर एक होता है, क्या होता है? सिंगार, हाँ, तुर्रा होता है। ठीक है, अब आगे राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय कैलेंडर, ये किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। कालदर्शक है ना, कालदर्शक राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृत है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर है? शक संवत पर आधारित है।
किस पर? शक संवत पर। शक संवत की शुरुआत अगर पूछे तो 78 ईस्वी। कब? 78 ईस्वी में हुई थी। किसके समय? कनिष्क के समय। कनिष्क के समय, जो कि कुषाण वंशीय शासक था। किसका? कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क के समय शक संवत की शुरुआत हुई थी। हो गया? शक संवत में एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या वही होती है जो अपन के ग्रिगोरियन कैलेंडर में होती है, 365। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना अंग्रेजी में जो आ रहा है, जनवरी फरवरी वाला, उसमें जो दिनों की संख्या होती है वो शक संवत में भी होती है, लीप वर्ष में एक बढ़ जाती है। हाँ, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसे कब अपनाया? तो 22 मार्च 1957। और इसमें महीने की शुरुआत चैत्र से होती है, ध्यान रख लेना, महीने की शुरुआत शक संवत में महीने की शुरुआत किससे होगी? चैत्र मास। किससे? चैत्र मास। किससे? चैत्र मास। यानी ये हो जाएगा अपन के 22 मार्च। कौन सा? 22 मार्च। ठीक है, चैत्र मास से महीने की शुरुआत होती। कुल महीने 12 होते हैं। महीने कितने होंगे? 12 वही होंगे, महीने 12। और लास्ट महीना, अंतिम माह कौन सा होगा? अंतिम माह कौन सा है? अंतिम माह फाल्गुन। अंतिम माह कौन सा है? फाल्गुन। हो गया ना? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ वही महीने। क्या लिखूं पूरे महीनों के नाम भी लिखे? हाँ लिखे। महीनों में देखो, पहला हो जाएगा चैत्र, दूसरा है वैशाख, तीसरा है ज्येष्ठ। कौन सा महीना है? ज्येष्ठ। चौथा है आषाढ़। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, फिर है बरसात वाला महीना श्रावण। कौन सा महीना? श्रावण। 6 नंबर पर भाद्रपद। कौन सा महीना? ये दोनों जो महीने हैं वो कौन सा है? सबसे तेज बरसात इसी में होते हैं। इसके बाद में अश्विन। कौन सा? अश्विन। अश्विन के बाद में अपन का आता है कार्तिक माह। फिर आता मार्गशीर्ष। क्या हो गया? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। हाँ, मार्गशीर्ष। ठीक है, फिर 10 पे आता है पौष। कौन सा महीना? पौष। और 11 पे आता है माघ, और 12 पे हो जाएगा फाल्गुन। फाल्गुन माह। ये क्यों काम आएंगे आगे अपन के इसी चैप्टर में? मेले, यानी इसी के में मेले और त्योहार आएंगे ना, तो ये पूरे वापस से याद करने। ठीक है, तो महीने जो है अपने शक संवत के अनुसार चैत्र से स्टार्ट होते हैं और फाल्गुन में समाप्त, यानी फाल्गुन इसका अंतिम महीना। ठीक है, बढ़िया। आगे हाँ, अब है देखो राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है? बाघ। बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब दिया? 1973। कब दिया? 1973 ईस्वी। कब मिला? 1973 ईस्वी में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम पूछे तो पैंथेरा टाइग्रिस। वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। और टाइगर प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ? तो वो भी 1973 में। कब हुआ? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो वह है 56। फिलहाल तक 56। अभी घोषित हुआ एक, कौन सा है? छत्तीसगढ़ में हुआ। किसमें?
छत्तीसगढ़ में लास्ट टाइगर रिजर्व। पहले 55 था, 55 अपन का 55वां यही है, करौली धौलपुर, करौली धौलपुर। हाँ, राजस्थान में टाइगर रिजर्व अगर पूछे तो 5, कितने हैं? 5, कितने हो गए? 5 टाइगर रिजर्व। हाँ, अब देखो राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? कौन सा है? हाथी। कौन सा है? हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। और हाथी परियोजना की शुरुआत, हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1992 में। कब हुई? 1992। हो गया। वर्तमान स्थिति तक 56 है, 57वां भी प्रस्तावित है आगे, तो ध्यान रखना ये चेंज होते रहते हैं और जैसे ही चेंज होंगे फिर पढ़ा लेंगे आगे, और टेलीग्राम में ये सूचना मिल जाएगी। तो इसीलिए तो कह रहे हैं बार बार टेलीग्राम से जुड़ के रहिए, जैसे ही चेंज होंगे अपन यहां सूचना दे देंगे। ठीक है, आगे देखो राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। कौन सा राष्ट्रीय जलीय जीव? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटनिस्टा गंगेटिका। क्या वैज्ञानिक नाम है? प्लेटनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव इसको कब घोषित किया? तो वो है 5 अक्टूबर 2009 को। कब किया? 5 अक्टूबर 2009 को। और 5 अक्टूबर को ही गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को ही गंगा डॉल्फिन दिवस, गंगा डॉल्फिन दिवस। ठीक है, गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो आगे, गंगा डॉल्फिन अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की लुप्त प्राय सूची में शामिल है, यानी ये भी लुप्त होने की कगार में, लुप्त प्राय सूची में ये भी शामिल। ठीक है, हाँ आगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू हुई? 15 अगस्त 2020 को। कौन सी? प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये भी परियोजना। हाँ, राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। और गंगा के बारे में विस्तार से कहां पढ़ते हैं? जियोग्राफी। कहां पढ़ते हैं? जियोग्राफी। यहां सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में पढ़ रहे हैं। किसमें? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय नदी कब घोषित हुई? 2008 में। कब हुई? 2008 में। और एक ये प्रोजेक्ट कई बार आता है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। कब शुरू किया? 2014 में। कब शुरू किया? 2014 में। नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में। ठीक है, चलो हाँ आगे, आगे अन्य राष्ट्रीय प्रतीक देखो, अन्य राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि होगी? देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय लिपि पूछे तो देवनागरी। राष्ट्रीय खेल, खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा है? हॉकी। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। किसको? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद, इसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आपके सवाल कभी कभी आ जाएगा, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो उत्तर अपन को देना ही है, क्या? मेजर ध्यानचंद। और सवाल अभी ये आता है, इसको क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस, इसके जन्म पर, किन के जन्म पर? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस, खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहां ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। विदेश नीति, गुड निरपेक्ष नीति, गुड निरपेक्ष नीति। ठीक है, ये अब शॉर्ट शॉर्ट में याद कर लो। राष्ट्रीय मिठाई
जलेबी, जलेबी भाई। ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। कौन सा है? बरगद। ओके। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, अच्छा ये पीछे पुरस्कार कौन सा है भारत का सर्वोच्च? तो वो है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ओके चलो। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फल कौन सा? आम। और राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो वो है इंडिया गेट। कौन सा? इंडिया गेट। ये है अपने का राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। अरे राजभाषा पूछे तो वो हिंदी। राजभाषा पूछ ले अगर तो वो उसको क्या है? भाषा कौन सी अपन के? हिंदी। हाँ। अगर भारत रत्न की शुरुआत भी पूछ ले तो वो है 1954 में शुरुआत हुई थी। ठीक है। कब हुई? 1954। बढ़े आगे। चलो। हाँ राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय प्रतीक तो अपन के हो गए। अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय पर्व। पर्व दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला सांस्कृतिक पर्व। सांस्कृतिक पर्व और दूसरा है राष्ट्रीय पर्व। सांस्कृतिक पर्व में तो अपन के जो धार्मिक फंक्शन होते हैं, जो त्योहार है, ये इसमें सांस्कृतिक पर्व में आ जाते हैं। त्योहार है ना, अलग अलग धर्म के अलग अलग जो त्योहार है वो किस में आ जाते हैं? सांस्कृतिक पर्व में। और एक है राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व अपन के तीन है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में तीन पर्वों को मनाया जाता है। पहला है स्वतंत्रता दिवस। कौन सा है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। 15 अगस्त यही है। 15 अगस्त 1947 को देश क्या हुआ था? आजाद। आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। और स्वतंत्रता दिवस भी एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन हालांकि छुट्टी रहती है। हाँ। और स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। कहां पर? लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। ठीक है। अब दूसरा जो है वो है गणतंत्र दिवस। कौन सा है? 26 जनवरी। कौन सा है? 26 जनवरी। इस दिन क्या हुआ? संविधान लागू हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? संविधान लागू। भारत का संविधान लागू हुआ। ओके। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ठीक है। ये तीनों है वो किसमें? राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी फैक्ट में भी दे रखी है, गांधी जी के बारे में फुल दे रखी है। लेकिन आपको राष्ट्रीय पर्व के बारे में इतनी ध्यान कि कौन कौन से 3 पर्व है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1869। ठीक है। हाँ चल आज की क्लास में बस इतना ही। देख लो रीट पात्रता के लिए ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। एक बार इसको देख लेना ध्यान से। और आप जिस पर प्रैक्टिस करना चाहते हो वो टेस्ट सीरीज खरीद लेनी है और प्रैक्टिस कर लेनी। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।